हेलो बच्चों, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक एज पर द AICTE सिलेबस, जिसमें कि हमें सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के इस यूनिट में प्लैंक लॉ को पढ़ना है। हम प्लैंक लॉ पढ़ेंगे, प्लैंक लॉ को डिराइव करेंगे, देन उससे रेले जीन्स लॉ, वेइन लॉ, स्टीफन लॉ, इन सबको हम कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी द प्लैंक लॉ। ओके, थोड़ा सा इसके पीछे की पृष्ठभूमि समझ लीजिए कि प्लैंक लॉ क्या है, कैसे आपके सामने आया। देखिए, ऐसा है कि 18th जो 1900 की शुरुआत हुई थी, उसके पहले 1890 से लेकर के या उससे पहले का जो समय था, हमारे सामने कुछ चैलेंजेस थे। हमारे सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस थे, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस थी जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। क्लासिकल थ्योरी जो वेव थ्योरी थी लाइट की, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वैसे ही हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स था लो टेम्परेचर पर, उसका बिहेवियर क्या है हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है आयरन की। हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ब्लैक बॉडीज जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम करती हैं, रेडिएशन एमिट करती है, उसका स्पेक्ट्रम एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों होता है। तो इस तरह से हमारे सामने कुछ चैलेंजेस थे, कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जिनको उस समय की जो नॉलेज थी लोगों के पास फिजिक्स की, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। प्रयास हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रहे थे, बट फिर भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इससे एक क्लू मिल रहा था कि शायद हमारी नॉलेज अधूरी है, शायद फिजिक्स के बारे में जो हम समझते हैं, जितनी फिजिक्स हम जानते हैं, अभी पर्याप्त नहीं है। इस प्रकृति में, इस नेचर में ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स, ऐसे कई सारे फिनोमेना हो रहे हैं जिनको समझाने वाले नियम हमारे पहुंच से दूर हैं। तो उन नियमों को एक्सप्लोर करने की जब बात चली, तो उसी एक्सप्लोरेशन में हमने क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया। तो ऐसी ही एक प्रॉब्लम थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की प्रॉब्लम क्या थी? ब्लैक बॉडी, आप समझ रहे होंगे ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी मतलब ब्लैक नहीं। What is, you should know that कि black and white is what? मैं ये कहूँगा कि ब्लैक और वाइट दो कलर नहीं हैं, एक तरह से दो कंडीशंस हैं। अगर किसी जगह पर कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो, कोई चीज़ हमें कब दिखती है? अगर कोई चीज़ हमें हरी दिख रही है, ये बोर्ड आपको हरा क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस पे वाइट लाइट गिर रही है, सभी तरह की वेवलेंथ गिर रही हैं, लेकिन इसका जो सिरेमिक है, जो सरफेस है, ये सरफेस सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सिर्फ ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसीलिए आपको ये बोर्ड ग्रीन दिखाई पड़ रहा है। और उसके पीछे ये सरफेस है, जो सिरेमिक सरफेस है, इसके जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इसके लिए जिम्मेदार है। जब हम इस पे वाइट कलर से रख देते हैं तो आपको ये वाइटनेस क्यों दिख रही है? क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो मॉलिक्यूल है, इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, वो जितनी भी लाइट गिर रही है, सब की सब लाइट आपको रिफ्लेक्ट कर दे रही है। तो जब सारी लाइटें गिर कर रिफ्लेक्ट होती हैं तो उनका ओवरऑल इफेक्ट जो होता है वो वाइट कलर का होता है। तो ये ग्रीन क्यों हो रहा है, ये वाइट क्यों है, शर्ट ब्लू क्यों है, बाल काले क्यों हैं, ये सारा कुछ जो आप देख रहे हो ये रिफ्लेक्शंस के ऊपर है। अगर आप कोई चीज़ ब्लैक देख रहे हो, इसका मतलब है कि जितनी लाइट उस पर गिर रही है, वो पूरी की पूरी लाइट वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कुछ भी आप तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो जब सभी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होकर के आपकी तरफ आए तो आपको वो ऑब्जेक्ट वाइट कलर का दिखेगा, और जब सभी वेवलेंथ वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएं तो वो ऑब्जेक्ट आपको ब्लैक कलर का दिखेगा। तो ये ब्लैक कलर और वाइट कलर बेसिकली दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। तो ब्लैक बॉडीज क्या होती हैं? ब्लैक बॉडी ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो भी उसके ऊपर रेडिएशन गिरता है, ब्लैक बॉडी उन सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जैसे मान लो आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, जस्ट ये ब्लैक बॉडी है और ये इसका सराउंडिंग है। ओके, दिस इज द सराउंडिंग ऑफ द ब्लैक बॉडी। हम कहते हैं ब्लैक बॉडी सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में एक फिजिकल क्वांटिटी यूनिफॉर्म हो जाती है और उस फिजिकल क्वांटिटी को नाम देते हैं टेम्परेचर। तो थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है उन दोनों ऑब्जेक्ट का प्रेशर, वॉल्यूम, मास, वेट ये सब डिफर कर सकता है, लेकिन एक क्वांटिटी उनमें कांस्टेंट होगी और वो क्वांटिटी जो क्वांटिटी कॉमन होगी वो होगी टेम्परेचर।
तो अगर हमारा ब्लैक बॉडी सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। अब हम दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये जो बॉडी है ये अपने ऊपर जो भी वेवलेंथ गिर रही, जिस भी वेवलेंथ की वैल्यू λ1 है, λ2 है, λ3 है, जो भी वेवलेंथ गिर रही है उस सबको ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अगर सबको एब्जॉर्ब करता जाएगा तो इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा, एनर्जी इसको इसके अंदर इनपुट के फॉर्म में आ रही है। तो अब ये क्या करता है ऑब्जेक्ट, ये उसी समय साइमल्टेनियस तरीके से वही उसी तरह से रेडिएशन एमिट भी करता है। तो इस तरह से एक ब्लैक बॉडी साइमल्टेनियसली रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है और रेडिएशन एमिट भी करती रहती है। तो इक्विवेलेंटली ये एब्जॉर्बर और एमिटर की तरह से काम करता है। तो अब हम यहाँ पर अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, वेवलेंथ के टर्म में, किसी टेम्परेचर T पर, कोई टेम्परेचर T मान लें, वेवलेंथ के टर्म में, ये वेवलेंथ है, और यहाँ पर आप सोच लो कि एमएससी जो डेंसिटी है, जो एमएससी रेडिएशन निकल रहा है, उसकी एनर्जी डेंसिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमारा ग्राफ इस तरह से आता था। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व का नेचर था। तो अब सवाल ये था कि आखिर ये कर्व ऐसा ही क्यों है। ये इस तरह से एक लोअर वैल्यू पर, एक लोअर वेवलेंथ से शुरू होकर के एक हायर वेवलेंथ तक जाता है और कहीं भी डिस्क्रीट नहीं होता, कंटिन्यूअस होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कोई मैथमेटिकल थ्योरी नहीं थी। लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पर क्या वेरिएशन होता है, लोअर वेवलेंथ हायर वेवलेंथ पे क्या वेरिएशन होता है, तो हमारे पास कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक थ्योरी यहाँ पर नहीं थी और इसी वजह से हम इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे अटेम्प्ट हो रहे थे। एक रेले और लॉर्ड रेले और जीन्स जो उनके साथी थे, दोनों ने मिल करके थ्योरी बनाई। तो वो थ्योरी आप समझ सकते हो कि कुछ हायर टेम्परेचर पर तो काम कर रही थी, बट बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ वेन थ्योरी थी, तो वेन जो थ्योरी थी वो कुछ लोअर टेम्परेचर पर कुछ एक्सप्लेनेशन तो कर पा रही थी, बट फिर भी सक्सेसफुल नहीं थी। तो हमारे पास दो थ्योरीज तो थी जो कि दो डिफरेंट रिजीम्स में इसको एक्सप्लेन करती थी, लेकिन एक अकेली थ्योरी नहीं थी जो कि इस पूरे डायग्राम, इस पूरे कर्व को एक्सप्लेन कर पाए। तो ये एक तरह की मिस्ट्री थी कि आखिर क्या ऐसा सोचा जाए, ऐसा क्या अजम्पशन किया जाए, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट को हम यूज करें कि हम एक सिंगल थ्योरी की हेल्प से इस पूरे कर्व के इस एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन को थ्योरेटिकली रिप्रोड्यूस कर दें। और ये एक मंथन था अपने समय का। अब आते हैं मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक थर्मल फिजिक्स के एक बड़े विद्वान माने जाते थे। अपने ज़माने में मैक्स प्लांक ने एक सीरीज़ लिखी थी, बुक्स की एक सीरीज़ लिखी थी, जिसमें उन्होंने मैकेनिक्स के बारे में लिखा था। उस समय जितनी केमिस्ट्री की, क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स तो नहीं कहेंगे, उस समय की जो फिजिक्स की नॉलेज अवेलेबल थी, ऑप्टिक्स की, मैकेनिक्स की, हीट की, इस पर पूरी सीरीज़ ऑफ बुक लिखी थी। पूरी दुनिया में वो उस बुक के थ्रू फेमस थे और बहुत ही प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट गिने जाते थे। तो प्लैंक इस प्रॉब्लम से भली भांति परिचित थे। उनको ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से मालूम थी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए पूरी दुनिया प्रयास कर रही है। अब जस्ट इस प्रॉब्लम को सोचते सोचते वो कुछ बिल्कुल अजीब तरह के सॉल्यूशंस के पास पहुंचे, और जब उन्होंने उस अजीब तरह के सॉल्यूशन को इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने में अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली उनको दिखा कि उनकी थ्योरी इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने में एकदम से सक्षम हो गई। अब वो जो इनिशियल कॉन्सेप्ट्स उन्होंने माने थे उस फॉर्मूलेशन को करने के लिए, उसको हमें पढ़ना है, उसको हमें समझना है। अभी हम लोग उसको पूरी तरह से वर्कआउट करेंगे। लेकिन ये अब चाहे आप कहो एक्सीडेंटली उनके दिमाग में आया, या कह लो कि बहुत सालों की सोच और उनके अनुभव का ये एक आउटकम था कि मैक्स प्लांक ने इस तरह की बात सोची। लेकिन जो भी था, अल्टीमेटली ये एक रास्ता बना क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करने का। तो हम इसको पहला क्वांटम रूल भी कह सकते हैं। और 1900 में उन्होंने इस पेपर को पब्लिश किया था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है 1900 इज़ द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जो आज की आधुनिक विज्ञान है, मॉडर्न फिजिक्स है, उसको एक्सप्लेन करने का, उसको शुरुआत करने का जो साल है वो 1900 माना जाता था। क्या कहा मैक्स प्लांक ने? मैक्स प्लांक ने कहा कि भाई जो आप ब्लैक बॉडी लेते हो, ब्लैक बॉडी
इट जस्ट लाइक अ बाल्टी जैसा है, इसमें आप भेज रहे हो रेडिएशन और वो रेडिएशन उसके अंदर ट्रैप हो जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्लैक बॉडी की दीवारें हैं, इन दीवारों को हम मान लें यहाँ पर कुछ ऑसिलेटर्स जैसे बने। जस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा आइडिया सोचिए। आप सोचिए कि ब्लैक बॉडी जो है वो इस तरह से ऑसिलेटर से भरी हुई है, इसमें बहुत सारे ऑसिलेटर टाइप के बिहेवियर है यहाँ पर। तो पूरी ब्लैक बॉडी इस तरह के ऑसिलेटर से भरी हुई है। जस्ट इमेजिन करिए, ठीक है, कैविटी है। तो जब इस पे रेडिएशन गिरता है तो ये ऑसिलेटर्स क्या करते हैं, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो ऑसिलेटर्स है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ख़ास बात क्या है कि जो ऑसिलेटर्स हैं इनको हम क्वांटम ऑसिलेटर्स कहेंगे। ये नॉर्मल ऑसिलेटर्स नहीं है, ये क्वांटम ऑसिलेटर्स है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम ऑसिलेटर? ओके, जस्ट मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, जैसे आप सोचें, जस्ट इमेजिन करें कि ये जैसे हमारे पास एक सपोज दिस इज एन ऑसिलेटर। ओके, दिस इज एन ऑसिलेटर। अब इस ऑसिलेटर की खास बात क्या है कि अगर हम इसे ऑसिलेट कराएं तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। आप इसको अगर थोड़ी एनर्जी दोगे तो थोड़ा सा धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा, ज़्यादा एनर्जी दे दोगे तेज़ी से ऑसिलेट करेगा। जितनी अमाउंट में आप एनर्जी दोगे उसी हिसाब से ऑसिलेट करेगा। ऐसा कोई इसकी अपनी चॉइस नहीं है कि नहीं भाई हमें एक सर्टेन अमाउंट की एनर्जी मिलेगी तभी हम ऑसिलेट करेंगे, उससे कम ज़्यादा पे हम ऐसा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। नो, जो एनर्जी दोगे ये उस पर ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह के ऑसिलेटर्स को हम क्वांटम ऑसिलेटर्स कहते हैं। क्वांटम सिंपल तो सॉरी इस तरह के ऑसिलेटर्स को हम क्लासिकल ऑसिलेटर्स कहते हैं। हर एनर्जी के साथ ही ऑसिलेट करते हैं। क्वांटम ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, उनकी अपनी चॉइस होती है, उनकी अपनी पसंद होती है, उनकी अपनी कुछ कंडीशंस हैं। तो प्लांक कहते हैं कि हर ऑसिलेटर के पास एनर्जी का एक चॉइस है और उनकी एनर्जी रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी के साथ इस तरह से डिपेंड करती है। और इसको उन्होंने एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया, E = hν। उन्होंने कहा हर क्वांटम ऑसिलेटर जो है वो hν के मल्टीपल में एनर्जी रखता है। यानी जब इस पे रेडिएशन आएगा, अब रेडिएशन जब इसकी एनर्जी hν के प्रोपोर्शन में बढ़ाएगा तभी ये क्वांटम ऑसिलेटर्स अपनी जगह पे ऑसिलेट करेंगे। तो एनर्जी hν हो सकती है, 2hν हो सकती है, 3hν हो सकती है। इस तरह से इसकी एनर्जी n टाइम hν हो सकती है। और जहाँ n जो होगा वो हमेशा एक इंटीजर नंबर होगा। तो ये था प्लांक फार्मूला। तो प्लांक ने सबसे पहली बार ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि ब्लैक बॉडी इज सपोज टू बी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। आप मान सकते हो पूरी ब्लैक बॉडी बहुत सारे ऑसिलेटर से भरा हुआ है, एक पोटली है। और जब उस पर रेडिएशन गिरता है तो ये जो ऑसिलेटर्स हैं ये एक सर्टेन एनर्जी कंडीशन के तहत एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं और एनर्जी को एमिट भी करते हैं। तो उस हिसाब से हर ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो इन्हीं में से कोई वैल्यू रख सकती है। hν भी रख सकती है, 2hν भी, 3hν भी, इस तरह से वैल्यूज रख सकती हैं। और तो पहला इन्होंने एजम्पशन क्या माना कि कैविटी भरी हुई है ऑसिलेटर से। दूसरा एजम्पशन माना कि ये सारे ऑसिलेटर्स अपनी स्पेसिफिक एनर्जी रखते हैं, एक चॉइस रखते हैं। चॉइस की वजह से, एक सिलेक्टिव चॉइस की वजह से इसको हम क्वांटम कंडीशन कहते हैं। और तीसरा एजम्पशन माना कि ये जितने भी ऑसिलेटर हैं वो एक लॉ को फॉलो कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करते हैं। तो ये एक लॉ है जो अभी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, जो बताता है किस तरह से एनर्जी किसी टेम्परेचर पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो 3 रूल हैं, प्रेजेंस ऑफ क्वांटम ऑसिलेटर, energy of quantum oscillators and this presence of Boltzmann distribution law. Okay, let us start the, चलो इसका डेरिवेशन करते हैं। तो ये मान लीजिए कि जैसे मान लें कि हमारे पास ये जो पूरी ब्लैक बॉडी है इसके अंदर n ऑसिलेटर है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने हैं? n। और इस पूरी ब्लैक बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको हम मान लेते हैं E। तो अगर हम E/n ले लें तो हमारे पास एक एप्सिलॉन क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं जो कि आप मान सकते हो कि एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ
ऑसिलेटर्स, ठीक है। एवरेज अमाउंट में कितनी एनर्जी हर ऑसिलेटर के पास है, तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, यू गेट द सम एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स, क्वांटम ऑसिलेटर्स। अब हम क्या कहते हैं कि सपोज मान लीजिए कि वहाँ n नॉट ऑसिलेटर्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 0 है, सपोज n1 ऑसिलेटर्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एप्सिलॉन है, n2 ऑसिलेटर्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 2 एप्सिलॉन है, n3 ऑसिलेटर्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 3 एप्सिलॉन है, और इस तरह से। तो हमने यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि सारे के सारे ऑसिलेटर एक ही एनर्जी रख रहे हैं, कुछ की एनर्जी नहीं है, 0 एनर्जी है, नहीं ऑसिलेट कर रहे हैं, कुछ हैं जो एप्सिलॉन एनर्जी रखे हैं। एप्सिलॉन मतलब आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एप्सिलॉन यहाँ से आया है, कुछ के पास 2 एप्सिलॉन है, कुछ के पास 3 एप्सिलॉन है। तो इस तरह से एनर्जीज है हमारे पास। तो टोटल अगर हम टोटल निकालना चाहें n, तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर इज सम ऑफ n0, n1, n2, n3, इस तरह से जितने भी ऑसिलेटर हैं सबको आप सम कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम कहें अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे? एनर्जी तो E बराबर क्या करोगे, 0 एनर्जी किसकी है, n नॉट की, एप्सिलॉन एनर्जी किसकी है, n1 की, 2 एप्सिलॉन एनर्जी किसकी है, n2 की, 3 एप्सिलॉन एनर्जी है n3 की। तो इस तरह से हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी निकालने का मतलब क्या है कि जैसे आपने कहा n1 ऑसिलेटर है और हर n1 ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी है, एप्सिलॉन। तो मान लो कितने n1 ऑसिलेटर कितने हैं, n1 की संख्या अगर 10 है तो 10 ऑसिलेटर ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एप्सिलॉन है, तो उन 10 ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10 एप्सिलॉन। ऐसे ही 10 ऑसिलेटर ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 2 एप्सिलॉन है, तो इन 2 एप्सिलॉन वाले ऑसिलेटर की वजह से टोटल एनर्जी कितनी होगी, 10 गुणे 2 यानी 20 एप्सिलॉन। तो ये 10 एप्सिलॉन, ये 20 एप्सिलॉन, ये 30 एप्सिलॉन, इन सबको जोड़ जाड़ के आप टोटल एनर्जी को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 2, तो ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ते हैं, बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि मान लो आपको मालूम है कि एनर्जी एप्सिलॉन है और टेम्परेचर T है, तो एक फॉर्मूला लिख सकते हो, माइनस एप्सिलॉन अपॉन KT e टू द पावर n नॉट इज इक्वल टू n। तो अगर आपको किसी समय एनर्जी मालूम है, आपको टेम्परेचर मालूम है, तो उस टेम्परेचर पर उस दी गई एनर्जी के कितने ऑसिलेटर्स होंगे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ये उसका फॉर्मूला है। तो अगर आपने यहाँ n1 कहा तो बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर एप्सिलॉन बाय KT। अगर हम यहाँ r लगा दे तो यहाँ एप्सिलॉन r कर दो, जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। दिस मीन्स इसका मतलब क्या निकल के आता है कि n1 क्या हो जाएगा, n नॉट e की पावर माइनस एप्सिलॉन 1 बाई KT। एप्सिलॉन n1 के लिए क्या था, देखो यहाँ पर n1 के लिए एप्सिलॉन है। इसी तरह से n2 के लिए क्या हो जाएगा, n नॉट e की पावर 2 एप्सिलॉन बाई KT। चूंकि n2 है तो n2 के लिए एनर्जी आपने मानी है 2 एप्सिलॉन। ऐसे ही अगर n3 करोगे हो जाएगा n नॉट e की पावर 3 एप्सिलॉन बाई KT, और ऐसे ही आपको और भी चीजें मिल सकती हैं। तो अगर हम बोल्ट्जमैन का ये लॉ उठा करके क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, देन हमारे पास क्या आएगी, एक सीरीज बन जाएगी। उस सीरीज का नेचर कैसा होगा जरा इसको देख लें। ओके, सो हम यहां पर लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 वी गेट n नॉट, n इज इक्वल टू n नॉट प्लस n1 क्या हो जाएगा, n नॉट e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन KT प्लस n नॉट e की पावर 2 एप्सिलॉन बाई KT
प्लस एन नॉट ई की पावर माइनस 3 एप्सिलॉन बाई के टी एंड सो ऑन। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n नॉट कॉमन ले लीजिए, n नॉट कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा 1 प्लस ई टू द पावर एप्सिलॉन बाई के टी प्लस ई की पावर 2 एप्सिलॉन बाई के टी प्लस ई की पावर माइनस 3 एप्सिलॉन बाई के टी एंड सो ऑन। इसी तरह से अब देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, यहाँ कॉमन फैक्टर हो रहा है ई की पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी। तो ये जीपी जैसा कुछ बन रहा है और ये आगे बहुत सारे टर्म होंगे। तो ऐसे स्थिति में आप इसका सम निकाल सकते हो। तो इसका जो सम होगा वो हो जाएगा n अपॉन एन नॉट फर्स्ट टर्म अपॉन ई की पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी। एपीजीपी पढ़ा है आप लोगों ने इस तरह से। तो ये हमारे पास एक सीरीज है जहाँ फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड, फोर्थ, इस तरह बाकी टर्म है। अगर सेकेंड को फर्स्ट डिवाइड करो, सेकेंड से फर्स्ट डिवाइड करो तो ई की पावर एप्सिलॉन बाई के टी आएगा माइनस में। थर्ड से सेकेंड को डिवाइड करोगे तो फिर ई की पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी आएगा। थर्ड और फोर्थ से थर्ड को डिवाइड करोगे तो फिर आपको ई की पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी मिलेगा। तो एप्सिलॉन बाई के टी एक तरह से मान लो इसका एक पीरियड जैसा है जो कि बार बार उसी फैक्टर से रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की सीरीज का अगर सम निकालना हो तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो n की वैल्यू हम यहां पर कैलकुलेट कर ले जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को वर्कआउट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को आप अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो नाउ by equation 2, so E is equal to 0, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन n1 क्या हो जाएगा, n1 is n नॉट ई की पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी, ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन n नॉट ई टू द पावर माइनस 2 एप्सिलॉन बाई के टी प्लस 3 एप्सिलॉन n नॉट ई टू द पावर 3 एप्सिलॉन बाई के टी एंड सो ऑन। इस तरह से तो एनर्जी क्या हो गया। अब देखो भाई ये सब है, ये तो पहला टर्म तो 0 हो गया। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। हम एप्सिलॉन एन नॉट ई की पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 1 प्लस बचेगा 2 ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी प्लस 3 ई टू द पावर 2 एप्सिलॉन बाई के टी एंड सो ऑन। इस तरह से देख रहे हैं ना, आपने क्या किया, एप्सिलॉन एन नॉट ई की पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी को कॉमन ले लिया। तो ये तो 0 है, इसका तो कोई बात नहीं है, यहाँ पहला टर्म 1 बचेगा। यहाँ से एप्सिलॉन एन नॉट ई की पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी बाहर जाएगा तो एक ई की पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी यहाँ रह जाएगा। अब हम जानते हैं सिंस अगर आपके पास 1 है प्लस 2x है प्लस 3x स्क्वायर है और इस तरह के टर्म है तो इसका सम कितना होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज समथिंग दैट वी कैन यूज एज अ फॉर्मूला। सो अब जरा इसको कंपेयर करो, ये 1 1 है, 2 2 है, x की जगह पे कौन है, e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी। सो नाउ द x इज इक्विवेलेंट टू दिस एक्सपोनेंशियल टर्म। यहाँ पे तीसरा टर्म देखो 3 है x स्क्वायर, तो e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी x है और उसकी पावर 2 है तो वो 2 यहाँ दिख रहा है। इट मीन्स दैट कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है टोटल एनर्जी का, इसमें ये फैक्टर तो ब्रैकेट के बाहर है लेकिन ब्रैकेट के अंदर की जो सम है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं। चले भाई कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन नॉट ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी और यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स इज ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी का
होल स्क्वायर। ओके, सो E इज इक्वल टू वॉट, E इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको हम बेहतर तरीके से लिखें तो ये हमारे पास आ गया टर्म इक्वेशन नंबर 4। सो हमारे पास n मिल गया इक्वेशन नंबर 3 से, E मिल गया इक्वेशन नंबर 4 से। अब क्या करो, अब ये सब उठा करके हम इसको इस जगह पर रख देते हैं, तो इससे हमें एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स की पता चल जाएगी। ओके, तो अब आप यहां पर यूज करेंगे इसको। So this average energy of oscillators is epsilon n naught e to the power minus epsilon by kt upon 1 e की पावर माइनस एप्सिलॉन बाई kt का होल स्क्वायर। इसको यहाँ यूज करोगे तो हो जाएगा n नॉट 1 माइनस एप्सिलॉन बाई kt, ये हो गया। तो n नॉट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये पूरे का पूरा टर्म इस पावर कैंसिल कर देगा, तो एवरेज एनर्जी हमारे पास आ जाएगी एप्सिलॉन e की पावर माइनस एप्सिलॉन kt अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन kt। अब इसको हम रिमूव करना चाहें तो माइनस एप्सिलॉन बाई kt, यहाँ से कॉमन ले लीजिए माइनस एप्सिलॉन बाई kt, तो यहाँ बचेगा e की पावर एप्सिलॉन बाई kt माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज जो आपके पास एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है दैट विल बी एप्सिलॉन अपॉन e की पावर एप्सिलॉन बाई kt माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से हमें कुछ एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स मिल गया और इसको हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पर एक रिजल्ट है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी स्पेस वगैरह में जा करके उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा डायरेक्टली यूज करना चाहूँगा। फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है तो हमारे पास जो आप कह सकते हो एवरेज नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन फ्रीक्वेंसी रेंज डी न्यू, हमने कोई फ्रीक्वेंसी रेंज डी न्यू सेलेक्ट कर ली, जैसे 100 से 110 हर्ट्ज, तो 100 से 110, जस्ट एग्जांपल 100 से 110 हर्ट्ज तुमने रेंज कितनी चुनी, 10 हर्ट्ज की। तो वैसे ही एवरेज नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज डी न्यू कैसे लिखा जाता है, इसको लिख सकते हैं n डैश इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर ड्यू न्यू बाई सी क्यू। आई वुड से कि आप इसको एज अ फॉर्मूला यूज करें। हालांकि इसको एक्सप्लेन करने का तरीका है, एक हम एक स्फेरिकल फ्रिक्वेंसी स्पेस मानते हैं और उस स्फेरिकल फ्रिक्वेंसी स्पेस में जब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो सिर्फ 1/8 क्वाड्रेंट की बात वहाँ आती है, बट आप इसको ऐसे इक्वेशन नंबर 6 के फॉर्म में मान लीजिए। तो आपके पास क्या निकल के आ गया है, एवरेज नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज डी न्यू ये है, और हमारे पास एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स इक्वेशन नंबर 5 है। तो अगर हम एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स को एवरेज नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन फ्रीक्वेंसी रेंज डी न्यू निकाल दें तो हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप यहाँ लिखोगे द मैग्नीट्यूड ऑफ radiant energy in frequency range d nu is the magnitude of radiant energy in frequency range d nu is, लिख सकते हैं e nu d nu is n dash epsilon. This is what
एवरेज नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन द रेंज डी न्यू एंड दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन द फ्रिक्वेंसी रेंज डी न्यू आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई न्यू डी न्यू इज 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब multiplied by psilon by kt minus 1. Let me solve this a little bit. Okay, so finally you will get the radiant energy in the frequency range d nu is 8 pi nu square d nu। now epsilon को हम लिख सकते हैं h nu as by the h nu, this is by the Planck law। प्लांक लॉ के हिसाब से जो एनर्जी होती है वो h nu के मल्टीपल में होती है। तो सपोज हमने सिंपलेस्ट माना h nu, तो ये हो जाएगा c क्यूब एंड दिस इज e h nu बाई kt माइनस 1, ये हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 8 पाई नी एच डी न्यू अपॉन सी स्क्वायर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, तो ये हो जाएगा न्यू डी न्यू। दिस इज द प्लैंक लॉ इन द फ्रिक्वेंसी रीजन। फ्रिक्वेंसी रिजीम में, फ्रिक्वेंसी के टर्म में ये है। इन वेवलेंथ टर्म हमें मालूम है फॉर्मूला कि C बराबर न्यू लैम्डा, तो इससे न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा हो जाएगा और डी न्यू बराबर हो जाएगा C बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। अब नेगेटिव को हम निगलेक्ट करते हैं तो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो C बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। नॉर्मली फ्रिक्वेंसी रेंज में नेगेटिव कोई सेंस उस तरह से नहीं बन रहा है, सो वी आर ओनली कंसिडरिंग द पॉजिटिव वैल्यू। तो चलो भाई ये सब कुछ रख देते हैं यहाँ पर। तो हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, लैम्डा रेंज। देखो तो यहाँ लेफ्ट साइड में लिखने का मतलब है फ्रिक्वेंसी के टर्म में लिख रहे थे, अब हम उसको वेवलेंथ के टर्म में लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये सिंबॉलिक फॉर्म में सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले हमने एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी रेंज में जो रेडिएट हो रहा था उसकी बात कर रहे थे, अब हम सर्टेन वेवलेंथ रेंज में जो रेडिएंट हो रहा है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो 8 पाई एच सी बाई लेमडा का क्यूब, डी न्यू क्या है, सी बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा डिवाइडेड बाई सी क्यूब ई टू द पावर एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1। तो अब क्या होगा देखोगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो थोड़ा सा दिखने में बेहतर सा फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ सी क्यूब आएगा, सी क्यूब को कैंसिल कर देगा, तो आ जाएगा 8 पाई एच सी, यहाँ सी बचेगा, लेमडा की पावर 3 लेमडा की पावर 2 तो 5 हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा लेमडा टू द पावर 5। 8 पाई एच सी लेमडा टू द पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1 डी लेमडा। नाउ दिस इज द प्लैंक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ। ये वो फार्मूला था, और जब इस फार्मूले को ग्राफिकली प्लॉट किया गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेवलेंथ के साथ में, तो हमने देखा कि हमारा ग्राफ वैसा ही आना चाहिए जिस तरह से एक्सपेरिमेंटली ग्राफ हमारा बन रहा था। यहाँ पर हमने ई लेमडा डी लेमडा से चीज़ रख दी और यहाँ पर हमने वेवलेंथ जैसी क्वांटिटी रख दिया। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन था, ये जो कर्व मतलब मैथमेटिकल जो फॉर्म है, ये इस कर्व को बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहा था। तो इस तरह से प्लैंक ने एक अजम्पशन लेकर के कि E इक्वल टू एच न्यू है, एक ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला प्रोड्यूस कर दिया जो कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर ले जा रहा था। अब देखते हैं वीन्स को कैसे डिराइव करोगे।
तो वीन्स लॉ कैसे डिराइव करते हो? तो वीन्स लॉ के लिए हम मान लें कि T जो है वो बहुत ही स्मॉल है, स्मॉलर टेम्परेचर है, ठीक है, या आप इसको ऐसे कहें ना, T स्मॉल कहें, आप कहें कि लैम्डा स्मॉलर वैल्यू है। तो जब लैम्डा की स्मॉलर वैल्यू है तो e की पावर hc बाई लैम्डा के टी इज मोर देन 1 हो जाएगा, है ना। लैम्डा की स्मॉलर वैल्यू की बात करोगे तो hc बाई, ये जहाँ पे देखो, ये लैम्डा की वैल्यू जब स्मॉल होगी तो ये फैक्टर बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा e लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई hc बाई लैम्डा के पावर 5। ये पूरा फैक्टर 1 से बड़ा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो hc बाई लैम्डा के टी डी लैम्डा, ये एक फार्मूला आ जाएगा। और यही वीन का फार्मूला था। तो वीन ने अपने तरीके से जब कैलकुलेट किया था तो वो एक ऐसे फार्मूले की तरफ आ रहे थे जो कि स्मॉलर वेवलेंथ को तो सही से एक्सप्लेन कर ले जा रहा था। अब दूसरा क्या है? रेले जीन्स। रेले जीन्स फार्मूला, रेले जीन्स फार्मूला वीन लॉ के अपोजिट रेंज में काम करता था। तो उसके लिए मानना पड़ेगा कि वेवलेंथ की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो आपने लैम्डा को लार्जर माना। लैम्डा अगर लार्जर है तो इसका मतलब है एससी बाई लैम्डा के टी ये हमारा स्मॉल होगा। तो हम देखें कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले को, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा 5, और यहाँ पर हम सीरीज़ के फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल की सीरीज होती है 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा के टी प्लस 1 फैक्टोरियल 2 एच सी बाई लैम्डा के टी का स्क्वायर, और आखिरी में -1 जो इसका -1। एक्सपोनेंशियल को हमने सीरीज फॉर्म में लिख दिया। ये तो बहुत छोटा है तो स्क्वायर तो और छोटा होगा, तो इसको आप निगलेक्ट कर दीजिए, और ये जो -1 है ये इसको कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा 5 इज लैम्डा के टी अपॉन एच सी कैंसिल, लैम्डा कैंसिल पावर 4, तो ये आ जाएगा 8 पाई के टी बाई लैम्डा 5, यहाँ डी लैम्डा चल रहा है, तो दिस नॉट 5, दिस इज 4। तो दिस इज द रेले जीन फार्मूला। तो इस तरह से हमने प्लांक फार्मूले को अलग अलग वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ रिजीम पे देखा तो वो फार्मूला कन्वर्ट हो गया वीन लॉ में, लार्जर वेवलेंथ रिजीम में देखा तो वो फार्मूला कन्वर्ट हो गया रेले जीन्स लॉ में। और पहले ये दोनों इंडिपेंडेंट लॉ थे, ये लॉ केवल स्मॉलर रीजन पे इसको एक्सप्लेन कर रहा था, ये लॉ लार्जर वेवलेंथ रीजन पे एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन ऐसा कोई सिंगल लॉ नहीं था जो कि इस बीच वाले क्षेत्र में जहाँ लैम्डा ना ज़्यादा है ना कम है वहाँ पर भी थ्योरी को, एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर पाए। पर प्लांक का जो फार्मूला था, ये फार्मूला वो इस पूरी चीज़ को थ्रू आउट कर्व को एक्सप्लेन कर रहा था, और देख रहे थे हम कि वो वीन लॉ और रेले लॉ में भी कन्वर्ट हो जा रहा था। एक और है आपके पास, आपके सिलेबस में स्टीफेंस लॉ, स्टीफन लॉ की भी बात कही गई है। तो स्टीफन लॉ आपने पढ़ा है। स्टीफन लॉ क्या कहता है? स्टीफन लॉ कहता है कि अगर हमारे कोई बॉडी है उसमें जो एमिशन हो रहा है, जो रेडिएशन का एमिट हो रही है वहाँ से, वो उसके टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो एमिसिव रेट है वो प्रोपोर्शनल होता है T की पावर 4 के। इसे हम कैसे निकालेंगे? इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको प्लांक फार्मूले को इंटीग्रेट करना पड़ेगा सभी संभव वेवलेंथ रिजीम पर। यानी अगर हम प्लांक फार्मूले को इंटीग्रेट कर दें 0 से इन्फिनिटी तक, तो स्टीफेंस लॉ कैसे निकालते हैं? स्टीफेंस लॉ को निकालने के लिए इंटीग्रेट द प्लांक रिलेशन ओवर ऑल पॉसिबल wavelengths, that is 0 से इन्फिनिटी।
तो आप 0 से इन्फिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा करोगे तो ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी 8 पाई एस सी बाई सी क्यूब या लैम्डा 5 1 अपॉन ई की पावर एस सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1 डी लैम्डा। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, बड़ा फैंसी सा यहाँ पर कैलकुलेशन सब कुछ होता है, और जब आप इसको निकालोगे तो ये एमएससी पावर है और ये समथिंग इंटू टी की पावर 4 कैलकुलेट हो जाती है। अब इट्स अ वेरी रिगरस मैथमेटिक्स, इसमें भी गामा फंक्शन वगैरह सब लगता है, मैथमेटिकली काफ़ी मतलब है एलेबोरेटेड वो मेथड है, पर अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ कांस्टेंट्स आते हैं, के की पावर 4 सी की पावर 5 ऐसे करके कुछ कांस्टेंट आते हैं, लेकिन टेम्परेचर की पावर 4 आ जाती है। तो इस तरह से हम स्टीफेंस लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि जल्दी से आपको बता सकूं कि किस तरह से प्लैंक लॉ डिराइव किया गया था। प्लैंक लॉ को डिराइव करने के लिए प्लैंक ने कुछ बड़े ही बेसिक से अजम्पशन किए थे और फर्दर उस लॉ को इतना ज़्यादा व्यापक था, इतना जनरलाइज था कि उसमें हम लार्जर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ रिजीम पर अपने वीन्स लॉ, जेन्स लॉ और एक स्पेसिफिक कंडीशन में स्टीफन लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक ऐसा लॉ था जिसने एक आधारशिला रखी थी। बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब एक्सप्लेन करने की बारी आई तो आइंस्टीन ने इसी अजम्पशन को फॉलो किया था, E = h न्यू, और उन्होंने वेव की, जो लाइट की पार्टिकल थ्योरी को प्रपोज किया। तो उस पार्टिकल थ्योरी को हम लोग फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।